स्टार्ट करते हैं। कल की बात की जाए तो कल हमने 420 हीमेटोलॉजी के एमसीक्यूज कर लिए हैं। आज अपन 421 से स्टार्ट करते हैं। साथ ही जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको बता दें कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। इसमें किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, द टेस्ट प्रोसीजर दैट यूज अ वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब इज, मतलब जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब आप यूज करते हैं वो किसके परीक्षण के लिए, कौन सी जांच के लिए आप ये ट्यूब का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एससीटी, आरबीसी काउंट, ईएसआर या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट। तो हमने आपको बताया था कि जो वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब होती है और एक विंट्रोप ट्यूब होती है, इन दोनों का उपयोग अपन ईएसआर काउंट के लिए किया जाता है। ये तो सिंपल सी बात है। बट अगर यहाँ पर वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब की आपको डायमीटर पूछी जाए, डायमीटर क्या होती है, ये जो ट्यूब होती है, ट्यूब के बीच का जो एरिया होता है इसको बोला जाता है डायमीटर। अब यहाँ पर आता है कि ट्यूब का डायमीटर कितना है, तो आपको बताना है कि जो ट्यूब होता है इसका डायमीटर होता है 2.5। ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना आते हुए पूछ ले कि जो ट्यूब है उसकी लंबाई कितनी होती है। लंबाई मतलब ये, तो लंबाई 2 प्रकार से पूछी जाती है। पहला प्रकार होता है आपका सेंटीमीटर का और दूसरा होता है एमएम का। तो सेंटीमीटर की बात की जाए तो सेंटीमीटर में ये 30 सेंटीमीटर का होता है, और एमएम की बात की जाए तो ये 300 एमएम का जो हमारा ट्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखिए, में से कौन नमूने के माध्यम से प्रकाश को एकत्रित, व्यवस्थित और निर्देशित करता है। तो देखिए, जो आपका माइक्रोस्कोप है उसमें एक कंडेंसर लगा होता है जिसके माध्यम से जो प्रकाश है वो नमूने मतलब आपके स्पेसिमेन में क्या है, आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। तो जिसके कारण से अपन चीज़ों को, जो हमारी स्लाइड है उसको विजुअली तरीके से, जो भी बैक्टीरिया, वायरस अपने को देखने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स देखने, वो अपन इसमें आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो कंडेंसर लगा होता है, कंडेंसर बताता है कि जो लाइट है वो एकत्रित एक जगह में करने का काम कंडेंसर का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि आरबीसी की ऑक्सीजन वहन क्षमता को मापने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। द टेस्ट यूज फॉर द मेजर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, है ना। तो देखिए, आपको तो मालूम होगा कि जो हमारी आरबीसी होती है इसका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। किसको? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। अभी हमारी जो आरबीसी है, ये कौन से टेस्ट से हमको पता चलेगा कि इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से अपन देखा जाए तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है हमको, सीबीसी, ईएसआर, एक्सरे या फिर एलाइजा। तो एलाइजा तो हमारा होगा नहीं, एक्सरे होगा नहीं, है ना, ईएसआर होगा नहीं। तो हमारा ये ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सीबीसी। ठीक है, क्योंकि सीबीसी की जांच से ही विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स, हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं उनको हमको आइडेंटिफिकेशन अपन उससे आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन ऐसा हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा रक्त का मिश्रण नहीं है। विच ऑफ दिस नॉट कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, मतलब कि कंपोजिशन कौन सा यहाँ पर ब्लड का नहीं है, मतलब मिश्रण किस चीज से हमारा ब्लड मिलकर नहीं बना है। यहाँ लुकोसाइट दिया गया है, प्लाज्मा दिया गया है, फॉर्मेलिन दिया गया है, प्लेटलेट। तो ध्यान से देखेंगे कि ल्यूकोसाइट भी हमारा ब्लड में मौजूद होता है, प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट भी होता है, पर जो फॉर्मेलिन है हमारे ब्लड में मौजूद नहीं होता। तो इस प्रकार के थोड़े सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो अपने को अच्छे से सावधानी पूर्वक अभी आरआरबी रेलवे की जो एग्जाम होंगे तो उसमें अपने को आसानी से करना है। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे गए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताना है, जब नेत्र लेंस की शक्ति 10x और वस्तुनिष्ठ लेंस की क्षमता 20x हो तो उसका जो मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा, है ना। यहाँ पर बताना है कि व्हेन द पावर ऑफ द ओकल लेंस एंड 10x एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20x, तो मैग्निफिकेशन पावर उसकी बताना है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, मैग्निफिकेशन पावर यह होती है कि किसी चीज को आप कितनी स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। मतलब दूर से मैंने देखा कि एक पेड़ यहाँ पर है ना। अब मैं दूर से, यहाँ से मैं खड़ा होकर देख रहा हूँ कि यहाँ ये पेड़ जो है ये एक हमको यहाँ से दिख रहा है, पर मैं यहाँ पर पास जाके देखा तो यहाँ पर छोटे छोटे और पेड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
तो यह बता रहे कि इसका मैग्निफिकेशन पावर स्ट्रांग है, मतलब कि उसको चीज़ों को जूम करके जो व्यक्ति स्पष्ट तरीके से देख सकता है उसी को अपन मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पर कहते हैं। पर यहाँ पर 10x है उसको बढ़ा के 20x हमने कर दिया तो चीज़ें क्या होगी, 200 टाइम जो है बड़ी हो जाएगी। कितनी? 200 टाइम, मतलब 200 गुना जो है वो चीज़ें बड़ी हो जाएगी। 10x मतलब 100 गुना, 20x मतलब 200 गुना। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हमारा ये 200 गुना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो हमको इस प्रकार से करना है। अब काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछ लिया है कि द यूनिट ऑफ एजीबी डिटरमाइंड। अब जो डिटर्मिनेशन करेंगे आप हीमोग्लोबिन का, एजीबी का, उसको किससे मापा जाता है? तो आपने हमेशा सुना होगा कि किसी व्यक्ति का 12 ग्राम खून है, किसी व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन है वो 13 ग्राम है, किसी का 14 ग्राम। तो इसको एग्जैक्टली आप बोलते क्या हैं? ग्राम तो बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये तो दिख रहा है कि ग्राम यहाँ पर होगा, पर एग्जैक्टली अपने को मालूम होना है कि कितना होना चाहिए। इसको अपन डिटर्मिनेशन करेंगे किससे? ग्राम पर डेसीलीटर से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी है लेफ्ट सुपरिटेंडेंट के एग्जाम में आपके पूछे गए हैं 2015 के एग्जाम में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच फैक्टर में कॉज अ ब्लड स्मेयर टू बी थिन, के माध्यम से आपको एक पतला स्मेयर बनाना है। तो आप किस चीज का यहाँ पर उपयोग करेंगे, कैसे आप इसको पतला कर सकते हैं स्लाइड को? तो पहला यहाँ दिया गया कि आप एंगल का चयन करेंगे कि एंगल हमारा कैसा है जब आप स्प्रेड कर रहे हैं। उसके बाद क्या आप एक ब्लड की मोटी ड्रॉप डाल देंगे या फिर क्लॉट ब्लड डाल देंगे या फिर ऑल? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो एंगल है ब्लड जब आप स्प्रेड करेंगे तो उसका जो एंगल है वो हमको ध्यान देना चाहिए। एंगल के हिसाब से हमारा जो ब्लड है वो थिन बनेगा या फिर थिक बनेगा। आपका एंगल किस प्रकार से वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। एंगल स्प्रेड करते समय जो यूज होता है दूसरी स्लाइड से, इसका एंगल अपने को ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि जो टीसी पिपेट क्या है ना। टीसी पिपेट से आप करेंगे क्या? तो यहाँ पर टीसी पिपेट से अलाउड द ड्रेन फ्रीली, तो मतलब फ्रीली आप कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस पर मार्किंग होती है, हर चीज़ होती है, तो अपन फ्रीली नहीं कर पाते। उसके बाद मार्क विद द डबल रिंग। आप देखिए पिपेट्स में कभी भी डबल मार्किंग नहीं होती, मार्किंग एक होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है कि यूज टू टॉक्सिन एंड क्रॉसिव लिक्विड, तो यहाँ पर जो जहरीली पदार्थ है उसको अपन इसमें नहीं लेते। उसके बाद रिंस आउट आफ्टर डिलीवरी, मतलब कि चीज़ें का उपयोग करने के बाद उसको अपने को रिंस मतलब अपन उसको ड्राई कर लेते हैं, उसको अपन धो लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब इन अ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब की बात की जाए तो अपन इसकी जो यूज़ है वो वेस्टर्न ग्रेन की बात की जाए या फिर विंट्रोप ट्यूब की बात की जाए, तो दोनों का जो अपन यूज़ करते हैं वो ESR एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। पर क्वेश्चन ऐसा ना आकर क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि आप इसकी वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब है उसकी लंबाई बता दो, और लंबाई आपको बताना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब के, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है सेंटीमीटर में इसकी लंबाई हो जाती है 30 सेंटीमीटर। और बात की जाए mm में, तो mm में ये 300 mm की ये जो है लेंथ इसकी हो जाती है। डायमीटर हमने बताया था कि 2.5 mm, मतलब 2.5 mm का जो इसका जो है डायमीटर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो अपने को राइट करना है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, घात 3 के अंकन 10 का अर्थ क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी बने हुए हैं, ये लेफ्ट सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 के ऊपर 3 की घात है तो वो क्या कहा जाएगा। तो 10 के ऊपर 3 की घात हमेशा कितनी होती है, 1000। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो अपने को थोड़े नॉलेज के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि द एंटीकोगुलेंट इज ग्रीन वैक्यूटेनर इज, मतलब जो हरे वैक्यूटेनर के जो रक्तरोधी मतलब एंटीकोगुलेंट होते हैं उसका क्या नाम होता है, उस ट्यूब का क्या नाम होता है। तो देखिए जब भी इस प्रकार के कलर कोडेड वैक्यूटेनर की बात आती है तो हमारा जो है अलग अलग ट्यूब होती है। जैसे सोडियम फ्लोराइड, तो सोडियम फ्लोराइड आपकी ग्रे कलर की जो वायल होती है, इसमें आप ब्लड का सैंपल लेते हैं।
ईडीटी, लैवेंडर या फिर बैगन के कलर का जो इसका होता है, इसमें अपन सीबीसी का सैंपल ले सकते हैं ना। उसके बाद हेपेरिन है, तो हेपेरिन के ट्यूब का जो कलर होता है वो ग्रीन मतलब हरे कलर का होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ग्रीन हेपेरिन। ठीक है, अब हेपेरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जब भी किसी व्यक्ति, हेपेरिन क्या एक एंटीकोगुलेंट है जो कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट आपको पूछता है एग्जाम में कि बताए कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन होगा इन चारों में से, तो आपको बताना है कि हेपेरिन है। दूसरा, ओपन हार्ट सर्जरी में यूज होने वाला एंटीकोगुलेंट, तो आपको बताना क्या है? हेपेरिन है। उसके बाद आपको पूछता है कि जो ऑस्मोटिक फेजिलिटी टेस्ट के लिए कौन से ब्लड सैंपल, कौन से ट्यूब वैक्यूटेनर में आप सैंपल लेंगे, तो आपको क्या बताना है? हेपेरिन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हेपेरिन से आपको पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए कि सोडियम फ्लोराइड में कौन सा एंजाइम होता है, तो इसमें एनोलेस एंजाइम आपका पाया जाता है। उसके बाद ईडीटी में पूछ लिया कि 1 ml ब्लड में आपका कितने मिलीग्राम जो है ईडीटी होगी, तो कितना होगा? 1.5 मिलीग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एंटीकोगुलेंट की हमने क्लास लिया था। जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग नए हैं, तो वो क्लासेस आप पहले एक बार देख के आइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ऑल ऑफ द टेस्ट आर परफॉर्म इन द इम्यूनोहीमेटोलॉजिकल लैब एक्सेप्ट। अब यहाँ पर इम्यूनोहीमेटोलॉजी लैब में सब टेस्ट किए जाते हैं, पर एक टेस्ट जो है वो नहीं किया जाता। तो एग्जाम में आपका जो है कई बच्चे से मिस्टेक क्या हो जाती है, सब चीज़ आता है पर क्वेश्चन पढ़ते समय जो गड़बड़ी हमसे होती है वो एक्सेप्ट को ना देखने। तो एक्सेप्ट या सिवाय आता है तो इसका मतलब एक ही होता है कि चारों ठीक है पर एक गलत होगा आपका। तो देखिए, इम्यूनोहीमेटोलॉजी में आप जो है क्रॉस मैच करते हैं, आरएच ग्रुप टाइप भी करते हैं, है ना, कुम टेस्ट भी करते हैं, पर जो रेटिकुलोसाइट है काउंट है ये आपका जो है ये आप नहीं किया जाता। किसमें? इम्यूनोहीमेटोलॉजी में। तो इसका जो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा हमारे ऑप्शन के हिसाब से? रेटिकुलोसाइट काउंट। अब रेटिकुलोसाइट काउंट की बात की जाती है तो इसके लिए अपन कौन सा स्टेन करते हैं? इसके लिए अपन सुप्रावाइटल स्टेन करते हैं। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 0.5 से 2.5। किसका? हमारा रेटिकुलोसाइट का। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं तो अपने को इस प्रकार से इनका जो है हल करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंटीबॉडी दैट एक्ट अ डिसॉल्व ऑर्गेनिम्स। मतलब कि देखिए, जो एंटीबॉडी है आपका, जो जीओ को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिम्स को घोलने के लिए कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, आप ये जीओ को ऑर्गेनिम्स को घोलने की जरूरत क्यों पड़ी? इनको जब तक ये घुलेंगे नहीं, मिक्स नहीं होंगे, तो अपन माइक्रोस्कोप से या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर इनको देखना होगा, तो वहाँ पर अपन इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एंटीबॉडी जो जीओ को घोलने में कार्य करती है वो कहलाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए, क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो लाइसिन। लाइसिन के ही कारण अपन एंटीबॉडी जो जीओ को घोलने के लिए उपयोग होती है वो लाइसिन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर मैनी ट्रांसफ्यूजन एंटीबॉडी, अब देख बाद में डेवलप एजेंट डोनर वाइट ब्लड सेल्स इज कॉल्ड। अब थोड़ा इसमें इसको अपन हिंदी में समझ लेते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति ने जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया है ना, तो सफ़ेद कोशिका मतलब वाइट ब्लड सेल्स की जो खिलाफ एंटीबॉडी विकसित होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी व्यक्ति ने जो ब्लड दे दिया, अब उसके बॉडी में जो नई WBC बन रही है उस WBC को क्या कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा उसको कहेंगे हम ल्यूको एग्लूटिनिन। क्या बोलेंगे? ल्यूको एग्लूटिनिन। ठीक है, जिसका करेक्ट जवाब ये अपना ये हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रोटीन जो एंटीजन को नष्ट करने में एंटीबॉडी की सहायता करती है उसको क्या अपन कहेंगे? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो ऐसे प्रोटीन जो एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडी की सहायता करती है उसको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अपन कहते हैं। ठीक है, चलिए उस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन हमको इक्का दुक्का एग्जाम में दिखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गैर विशिष्ट एंटीबॉडी। क्वेश्चन तो हमारा एंटीबॉडी से, पर ऐसे ठंड में जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, जो एंटीबॉडीज है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में जो है
वो काम करेंगे तो उसको अपन कोल्ड एग्लूटिनिन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको एक नाम बताना है जो कॉमनेस्ट टाइप ऑफ RH एंटीजन है। अब कौन सा एंटीजन है जो कॉमन होता है, उसका क्या नाम है? तो देखिए एंटी ए कॉमन नहीं है, एंटी सी कॉमन नहीं है, एंटी डी जो है वो हमारा कॉमन एंटीजन होता है। ठीक है, यहाँ पर एंटीजन ना पूछ के आपको एंटीबॉडी पूछी जाती है, तो एंटीबॉडी कौन सी है आपकी? IgG है। क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि एंटीजन नॉर्मली फाउंड इन द RBC, मतलब जो RBC है उसमें कॉमनली या नॉर्मली पाया जाने वाला RH पॉजिटिव इंडिविजुअल इज कॉल्ड। अब उसको क्या कहेंगे? मतलब आमतौर पर जो RH पॉजिटिव व्यक्तियों के जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एंटीजन को अपन क्या कहेंगे? तो उसको अपन क्या कहेंगे? एंटीजन A, R एंटीजन, RH एंटीजन या फिर नॉन। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे? RH एंटीजन कहेंगे, मतलब रिसर्च फैक्टर उसको अपन कहेंगे। अब ये रिसर्च इसका नाम क्यों पड़ा? किसी चीज़ को A व्यक्ति है A, B या फिर AB या फिर O, तो अपन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं ना। तो ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें जो फैक्टर है ये एंटीजन मौजूद है तो अपन प्लस, एंटीजन नहीं है तो माइनस, इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो RH फैक्टर है इसको रिसर्च फैक्टर कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार जो RH फैक्टर ये रिसर्च नाम के जो मंकी होते हैं उनमें देखा गया था, इसीलिए इसे RH या फिर रिसर्च फैक्टर कहा जाता है। चलिए अब आपको जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि हु इज द नेचुरली ऑकरिंग RH एंटीबॉडी, मतलब प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला RH एंटीबॉडी आपका कौन सा होगा? एंटीबॉडी D होगा, एंटीबॉडी C होगा, एंटीबॉडी E या फिर D और C। तो देखिए प्राकृतिक रूप से जो पाया जाने वाला एंटीबॉडी है वो हमारा एंटीबॉडी D होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ ए ब्लड ग्रुप पर्सन, यानी कि अपने पास एक पर्सन है जो कि A ब्लड ग्रुप वाला है, तो उसके बॉडी में कौन सा जो है एंटीबॉडी मौजूद होगा? तो देखिए जहाँ भी A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके बॉडी में एंटीबॉडी B मौजूद होगा, और जिनकी बॉडी में B एंटीबॉडी मौजूद है उनकी बॉडी में B एंटीजन होगा। मतलब कि जहाँ पर एंटीजन होगा वहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर A की बात की जाए तो A में क्या होगा? एंटीजन A है तो वहाँ पर एंटीबॉडी B होगा। उसी प्रकार से एंटीबॉडी जहाँ पर B है तो वहाँ पर एंटीजन A होगा। तो अपने को जल्दी से करके एग्जाम में टाइम अपना बचाना है। अब यहाँ बोल रहा है कि एंटीबॉडी R, मतलब एंटीबॉडी आपका क्या है? तो जो हमारी एंटीबॉडी होती है स्पेसिफाइड जो प्रोटीन होती है उनसे बना होता है, तो हम क्या कहेंगे? हमारी एंटीबॉडी के स्पेसिफाइड जो प्रोटीन होती है वो हमारी एंटीबॉडी कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछा जाता है कि अ पार्ट ऑफ ब्लड इन विच बायोलॉजिकल फ्लूइड एग्लूटिनोजन आर फाउंड, मतलब कि जो आपका रक्त के अलावा जिसमें जैविक द्रव एग्लूटिनोजन पाया जाता है वो कहाँ कहाँ आपके पाए जाएंगे? कौन से ऑर्गन में पाए जाएंगे? कौन से फ्लूइड में पाए जाएंगे? तो आपके लीवर में भी पाया जाएगा क्या एग्लूटिनोजन, आपके सीमेन में भी पाया जाएगा, पैनक्रियास में भी पाया जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट इसका हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A और B एंटीजन किस प्रकार के एंटीजन से संबंधित है? अब ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपका A और B एंटीजन है वो किस प्रकार के एंटीजन के परिवार से, किस प्रकार के एंटीजन से वो है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मतलब D एंटीजन से ही हमारा A एंटीजन और B एंटीजन का जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको इस प्रकार से हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो लाल रक्त कोशिका होती है उनके सतहों में, सरफेस में कुछ एंजाइम की क्रिया अपन करवा लेते हैं, तो कौन से छिपे हुए एंटीजन का हमको पता चल सकता है? तो जो आपने एक ब्लड ग्रुप सुना होगा वो होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो वो रेयर ब्लड ग्रुप होता है जो कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, और उसमें H एंटीजन हमारा पाया जाता है। तो जब भी RBC के सरफेस में कुछ एंजाइमों की क्रिया करवाई जाती है तो वहाँ पर हमारा जो H एंटीजन है, मतलब जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन है वो हमको दिखाई देता है। तो H एंटीजन उसमें हमको दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
कैपेबिलिटी एंजाइम पाए जाते हैं। अब जो हिस्टो कैपेबिलिटी एंजाइम जो आपके ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट दोनों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो नवजात शिशु में प्लेसेंटा बाद मतलब प्लेसेंटा को सुरक्षात्मक इम्यूनोग्लोबिन पार कर लेता है। मतलब बताना है कि विच इम्यूनोग्लोबिन फाउंड इन द प्लेसेंटा क्रॉस, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस हमारा कौन करता है, IgG। ठीक, तो इस प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन से भी क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्वसन और जठर पथ और पसीने लाल कोलेस्ट्रॉम मिल्क में रहता है ना, जैसे स्राव में मौजूद प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन को क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी हमारे पसीने की बात होती है, लार की बात होती है, कोलेस्ट्रॉम मतलब जो मिल्क में पाया जाता है उसकी बात होती है, फिर कोई भी स्राव जो हमारी बॉडी से निकल रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि उसमें IgA हमारा जो है मौजूद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि विच इम्यूनोग्लोबिन आर फेयरली फिक्स और द मस्ट सेल एंड बेसोफिल। तो देखिए बेसोफिल की जो यहाँ पर बताना है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मस्तूल कोशिकाओं और बेसोफिल को मजबूती से जोड़ा रखता है, उसको क्या कहेंगे। तो इस प्रकार के जो है वो हमारा IgE जो है वो इनको जोड़ा रखने का काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड एलर्जी रिस्पॉन्स। तो आप सभी को मालूम है कि जो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो एलर्जी रिस्पॉन्स के लिए मदद होता है वो IgE हमारा हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड इम्यूनिटी एजेंट बैक्टीरिया एंड वायरस। तो देखिए जो वायरस है और बैक्टीरिया के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनाता है कौन, हमारा IgG। के भी कुछ लंबे चौड़े क्वेश्चन हमारे एग्जामों में इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कहते क्या है, इनको समझना कैसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रक्रिया, मतलब यहाँ पर इन विच टाइप ऑफ इम्यूनो रिस्पॉन्स है ना, उत्पादित एंटीबॉडी रक्त प्रवाह मतलब कि जो ब्लड का जो फ्लो है, सर्कुलर जो फ्लो है वो फैलती है और विशेष रूप से एक विदेशी एंटीजन से बंध जाती है, निम्नलिखित में से वो प्रेरित किया जाता है। तो उसको किससे प्रेरित किया जाएगा, उसको होमोनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से प्रेरित किया जाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से रिस्पॉन्स किया जाएगा, नॉन ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स किया जाएगा, फिर नॉन। तो जब भी कोई बाहरी एंटीबॉडी है वो हमारे एंटीजन से बांध होता है तो वो हमारा होमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स से जो है वो कनेक्टेड होता है, उसको जो प्रेरित करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कोशिका है जो ह्यूमरल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाता है बी लिम्फोसाइट जो है होमरल एंटीबॉडी की प्रतिक्रिया को है जो वो उत्पन्न करती है। ठीक है, से अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोडक्ट बाय विच सेल, मतलब जो कोशिका मध्यस्थ परिरक्षा प्रतिक्रिया किस कोशिका द्वारा निर्मित होती है। तो वो जो लार्ज लिम्फोसाइट होता है उसके कारण जो है ये क्रिया निर्मित होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमको इस प्रकार से करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नावस, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच जो रिएक्शन होता है उस प्रतिक्रिया को आप क्या कहेंगे, हीमोलाइज कहेंगे, एग्लूटिनेशन कहेंगे, ऑटो एग्लूटिनेशन कहेंगे या फिर पेंटो एग्लूटिनेशन कहेंगे। तो देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन आप ब्लड ग्रुप में देखे होंगे लगाते हुए। तो चलिए आज के लिए खाली इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं।